हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पाचन तंत्र का इतिश्री करने वाले हैं, पाचन तंत्र को समाप्त करने वाले हैं। विगत कुछ लेक्चर्स के माध्यम से हम पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक आपका आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आहार नाल वाला एरिया है उसको हम पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत मैंने तीन ग्रंथि आपको बताई थी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, जिसमें से हमने लार ग्रंथि या सलिवरी ग्लैंड को पढ़ लिया है। इस लेक्चर में बची हुई दो पाचक ग्रंथि लीवर अर्थात यकृत और पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर क्लास की भांति पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पिछले क्लास में हमने फेरिंग्स के बारे में देखा है, ग्रसनी के बारे में, इसोफेगस या ग्रास नली के बारे में, स्टमक अग्नाशय के बारे में, ठीक है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने अध्ययन किया है। अर्थात हमारा आहार नाल वाला हिस्सा जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो जो छात्र पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच एकेडमी के द्वारा रन की जा रही है, जिससे जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर केवल अपना नाम लिखिए और प्रयोगशाला लिखिए और वहां पे व्हाट्सअप कर दीजिए और उस निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जो है जुड़ जाइए। उस बैच में जुड़ने के बाद आपको सभी क्लासेस के लिंक, हो चुके क्लासेस के लिंक भी आपको वहां पे क्रम से मिल जाएंगे। साथ ही साथ हर क्लास का पीडीएफ नोट्स वहां पे आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीवर या यकृत जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। कहाँ से मेरा तात्पर्य किससे है कि दाएं भाग में स्थित होता है या बाएं भाग में स्थित होता है। तो जो आपका लीवर या यकृत होता है यह मानव शरीर के दाहिने भाग में, दाएं भाग में स्थित होता है, या बोल सकते हो जो मानव शरीर का राइट साइड होता है वहां पर जो है वो आपका स्थित होता है। अब ये सुनने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन ऐसे सिली सिली क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में छात्रों से गलत हो जाते हैं। तो शुरुआत तो हम एक सामान्य चीजों से ही करेंगे, उसके बाद लीवर के क्या कार्य हैं, लीवर से क्या आपका पाचक रस या एंजाइम निकलता है, या क्या आपके लीवर से प्रोटीन वगैरह बनते हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल से भी देखने वाले हैं। तो मानव शरीर के दाएं भाग में लीवर जो है वो आपका स्थित होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान है, बस आप दिमाग में ये बिठा करके रखिए कि जो आपका हार्ट का पोजीशन होता है, हृदय का पोजीशन होता है, ठीक है, और जो आपका लीवर का पोजीशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब जो आपका हृदय होता है और जो यकृत होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्थित होते हैं। अब हृदय को तो आप कभी भी ऐसा छू करके जान सकते हैं कि मनुष्य का जो आपका हृदय होता है ये आपके किस भाग में स्थित है, बाएं भाग में स्थित है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑपोजिट मैंने कहा कि आपका यकृत, तो यकृत किस भाग में स्थित रहेगा, आपका दाएं भाग में स्थित रहेगा। ठीक है, दूसरा एक कॉमन फैक्ट जो याद रखना है आपको, जो कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, कि यकृत के बारे में याद रखना है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि। अब देखिए इसमें मैंने आंतरिक वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो बेटा त्वचा है, स्किन है, लेकिन स्किन हमारा आंतरिक ग्रंथि तो नहीं है, स्किन हमारा बाह्य आवरण है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वहां पे आंतरिक या बाह्य ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन में त्वचा या स्किन है, तो आप इसको टिक करना। लेकिन अगर आंतरिक वर्ड लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तब आपको टिक करना है यकृत को। या ऐसा प्रश्न भी पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन में मान लीजिए त्वचा नहीं है, ऑप्शन में केवल क्या है, यकृत, तब के कंडीशन में भी आपको यकृत को टिक करना है। तो एक चीज दिमाग में बिठा करके रखिए कि सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न ये पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो वो है लीवर या फिर आपका यकृत। ठीक है, ये जो लीवर है
ये इसका साइज सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर में ये सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर में कौन सी ग्रंथि आती है साइज के आधार पे। तो दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कहलाती है पैनक्रियाज या अग्नाशय। आज के लेक्चर में जब हम अग्नाशय पढ़ेंगे दोबारा इस चीज को मैं बताऊंगा। अब आप इस इमेज पे मत जाना, सर इस इमेज में तो ये अमाशय बड़ा दिख रहा है इस पैनक्रियाज से, इस इमेज पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये 3D इमेज नहीं है, 2D इमेज है। आप बस इतना याद रखिए कि पहला नंबर है यकृत का, दूसरा नंबर है किसका, अग्नाशय का। सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो है वो यकृत है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि क्या है, आपका अग्नाशय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यकृत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए तो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हुए चलते हैं कि यकृत को लेकर के क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं या क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बिंदुवार इनको लिखते हुए समझाते हुए चलता हूं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जो ये आपका यकृत होता है ये 3 पालियों में बटा होता है। कितने पालियों में बटा होता है? 3 पालियों में बटा होता है। 3 पालियों में बटा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्राइलोब्ड होता है। ट्राइलोब्ड का मतलब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे होगे तो ये जो लीवर या यकृत होता है इसके 3 भाग होते हैं। जैसे इस इमेज में देख सकते हो, ये एक बड़ा भाग, ये वाला हिस्सा, ये एक बड़ा हिस्सा हो गया ऐसा, ये वाला हिस्सा एक हिस्सा, ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आपका दूसरा हिस्सा, और ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हो ये आपका तीसरा हिस्सा। तो इस प्रकार से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो यकृत होता है ये कितने पालियों में, कितने भाग में बटा होता है, 3 पालियों में बटा होता है। इसकी जो संरचना होती है वो ट्राइलोब्ड होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका यकृत है जो चित्र में आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये हो गया, ये क्या है आपका यकृत, सभी को पता है। उसके बाद यकृत के नीचे, ठीक है, हरे रंग का एक थैलानुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है ये है पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर, हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। इस पित्ताशय में एकत्रित रहता है हरे रंग का एक, बोल सकते हो, तरल पदार्थ जिसको पित्त रस कहते हैं। क्या कहा जाता है, पित्त रस। पित्त रस को बाइल जूस कहा जाता है, ठीक है। तो बाइल जूस या पित्त रस किसमें पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है। अब एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि पित्त रस का निर्माण जो है वो आपका कहाँ होता है, और यदि आपने गलती से टिक कर दिया पित्ताशय तो आपका आंसर गलत। देखिए पित्त रस का जो आपका निर्माण होता है वो होता है यकृत में, इस चीज को याद रखना है ना। पित्त रस का, बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है। पित्ताशय तो केवल एक थैला है बेटा, है ना। पित्त रस बनता है लीवर में और उसके लिए एक थैला है पित्ताशय जहां पे वो जाकर के एकत्रित होता है। तो ये चीज को एकदम दिमाग में क्लियर कर लो आप कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तब उत्तर लेना है आपको यकृत। और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है तब उत्तर लेना है आपको पित्ताशय। क्लियर है? ठीक है। यकृत ट्राइलोब्ड होता है, 3 पालियों में बटा होता है। यकृत से पित्त रस या बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, और ये बाइल जूस या पित्त रस गाल ब्लैडर नामक एक थैली में, पित्ताशय नामक एक थैली में एकत्रित होता है जाकर के। ठीक है, लिख भी देता हूं ताकि आप नोट्स से उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब जो लीवर है वो बाइल जूस का जो है वो आपका फॉर्मेशन करता है, और ये पित्त रस का संचय कहाँ होता है या ये पित्त रस एकत्रित कहाँ होता है, तो ये पित्त रस एकत्रित होता है पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर। ठीक है, अब इस पित्त रस के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं, लिख के नहीं बता रहा हूं, केवल आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो बेटा पित्त रस होता है ना, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, फिर भी यह पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रीजन क्या है कि पित्त रस का यदि आप पीएच वैल्यू देखोगे, ठीक है, पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होता है ना
वो 8 से 8:30 के बीच में वेरी करता है। 8 से 8:30 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब जो पित्त रस होता है वो किस नेचर का होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब होता क्या है, मैं दूसरे चित्र से आपको समझा रहा हूं। यहां से जब भोजन जो है अमाशय में जब पाचन के लिए ठहरा हुआ था 4 घंटे तक, तो इसमें जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलता है, क्या? आपका HCl। तो इससे भोजन का नेचर अत्यधिक क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अब जितना भोजन का पाचन हो गया, ठीक है। अब पाचन होने के बाद उसको अवशोषित करने के लिए अमाशय से ये आगे बढ़ेगा और किस में जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में तो भोजन का अवशोषण होगा ना, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो आपका इधर से जो भोजन आ रहा है, पाचित जो आपका भोजन है अमाशय से, ये अत्यधिक अम्लीय है। जब ये छोटी आंत में गुजरेगा तो छोटी आंत का जो दीवार है इतने अत्यधिक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को नहीं झेल सकता। तो क्या होता है कि जब भोजन इस अमाशय से इस छोटी आंत के डुओडेनम वाले हिस्से में आगे बढ़ता है, तो इस पित्ताशय की नलिका जुड़ी हुई है, देखो, डुओडेनम से। पिछले क्लास में मैं आपको बताया भी हूं कि पित्त नलिका या बाइल डक्ट कहाँ खुलती है? तो डुओडेनम में खुलती है, जो कि छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है। तो होता क्या है कि इस पित्ताशय से पित्त रस निकल के ऐसे भोजन में जाकर के मिलता है। भोजन यहाँ पे क्या है? अम्लीय है, क्योंकि ये अमाशय से आ रहा है। पित्त रस क्या है? आपका क्षारीय है। तो अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका लवण बनता है, ठीक है। मतलब वो अत्यधिक जो अम्लीय भोजन है वो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि भोजन की जो अत्यधिक अम्लीय प्रकृति है उसको कम कर देता है कौन? ये आपका ग्लाल ब्लैडर से निकलने वाला पित्त रस या फिर आपका बाइल जूस, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यकृत के अंतर्गत जो आपका पित्ताशय है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि जो आपका यकृत होता है उसके और कौन कौन से प्रमुख जो है वो आपके कार्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में सबसे पहला कार्य जो आपको याद रखना है कि जो यकृत होता है ना, यकृत जो है वो यूरिया का निर्माण करता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आंसर दिया जाता है यकृत। यूरिया को लेकर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को मैं अभी डिटेल से आपको समझाऊंगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक तो पूछेगा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? उत्तर लेना है यकृत। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में यूरिया का छनन या यूरिया को छानने का काम कौन करता है? तो वो है वृक्क या किडनी, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं यूरिया के निर्माण को समझाता हूं जो कि यकृत के प्रमुख कार्यों में से एक है। देखिए क्या होता है बेटा कि मानव शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होता है, या ये बोल सकते हो कि जब प्रोटीन का अपघटन होता है, तो इस प्रक्रिया में एक अत्यंत विषैला पदार्थ का निर्माण होता है जो कि है आपका अमोनिया। ये जो अमोनिया है ये मानव शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये लंबे समय तक अगर मानव शरीर में रहेगा तो सीरियस जो है वो डैमेज कॉज कर सकता है। इसीलिए यकृत क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया में या प्रोटीन के अपघटन की प्रक्रिया में जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को ये तुरंत कन्वर्ट कर देता है कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में। अब यूरिया ऐसा नहीं है कि ये हानिकारक पदार्थ नहीं है, ये भी हानिकारक पदार्थ है, लेकिन किसकी तुलना में कम हानिकारक है? अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है, ठीक है। अब यूरिया तो बन गया, ये यूरिया जो है आपका ब्लड में चला जाता है। ये यूरिया किस में मिल जाता है? आपका रक्त में मिल जाता है। इस रक्त से यूरिया को छान करके शरीर से बाहर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका काम अब कौन करता है? वृक्क करता है, ठीक है। वृक्क या इसी को क्या कहा जाता है? किडनी। उत्सर्जन तंत्र में इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जब किडनी, इस प्रकार से किडनी की संरचना होती है, इस किडनी में जब आपका यूरिया मिला हुआ रक्त आता है तो ये किडनी या वृक्क क्या करता है
इस यूरिया मिले हुए रक्त में से यूरिया को छान लेता है, यूरिया का छनन कर लेता है और इस यूरिया में मिला देता है वो आपका जल या आपका पानी। ठीक है, तो यूरिया में पानी मिला करके ये निर्माण करता है यूरिन का या मूत्र का, जो हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं? अब यूरिया का क्षरण वृक्क कैसे करता है वो प्रक्रिया हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूरिया का निर्माण यकृत करता है, जबकि यूरिया का क्षरण जो है वृक्क या किडनी करता है। ठीक है, कैसे यूरिया का निर्माण करता है यकृत? प्रोटीन के अपघटन के दौरान एक अत्यंत विषैला पदार्थ निर्मित होता है अमोनिया, जिसको यकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यूरिया का निर्माण कौन किया? यकृत किया। ठीक है, लेकिन यूरिया के छनन का कार्य कौन करता है? वृक्क या किडनी करता है। रक्त में से यूरिया को छान करके जो किडनी होता है उसमें जल मिला देता है और यूरिन का निर्माण करता है, जो शरीर से मूत्र के रूप में समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिया का छनन कौन करेगा? वृक्क या किडनी करेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप इसको फिर से पढ़ोगे उत्सर्जन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये एक काम हो गया यूरिया का निर्माण। अब हम यकृत के दूसरे काम पर फोकस करते हैं। यकृत जो होता है ना, ये ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। अब ये ग्लाइकोजन है क्या चीज? भोजन के पाचन करने के बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज शेष बचता है, भोजन के पाचन करने के बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज शेष बचता है, इस अतिरिक्त ग्लूकोज को जो हमारा यकृत होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में इसको संचित कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये आपका आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आपका अत्यधिक जो है आदमी भूखा रहता है तब, या उपवास रहता है तब, या ऐसे किसी जगह में फंस जाता है जहाँ पे उसको भोजन वगैरह नहीं मिल पाता, तो यही ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में और शरीर को फिर से जो है वो आपका ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? यकृत का। और यकृत जो है ये अपने आप नहीं करता, इसके लिए एक हार्मोन होता है जिसको मैं आगे इसी क्लास में जब आपका अग्नाशय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद रख लीजिए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जो है वो संचित करके यहाँ पे रखता है, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में ग्लूकोज में दोबारा टूट करके शरीर को जो है ऊर्जा देता है। दूसरा, लीवर के बारे में अमिताभ बच्चन जी से आपने बार बार सुना होगा कि दारू पीने से लीवर खराब होता है या खराब नहीं होता, जो भी, कुल मिला के शराब से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो आपका अंग होता है वो होता है आपका लीवर या यकृत। ठीक है, और ज्यादा शराब पीने से यकृत क्षय रोग होता है। इसको इंग्लिश में लीवर सिरोसिस कहा जाता है। लीवर सिरोसिस या यकृत क्षय रोग, ठीक है, ये किसके सेवन से होता है? अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। एक्सेस अल्कोहल पीने से, अत्यधिक शराब पीने से जो है आपका ये यकृत क्षय रोग जो है वो आपका होता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, अधिक शराब पीने से क्या होता है? यकृत क्षय रोग या लीवर सिरोसिस होता है। तो ये हो गए यकृत के प्रमुख काम, यूरिया का फॉर्मेशन करना, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, और लीवर डैमेज जो होता है अल्कोहल ज़्यादा पीने से, उसको कहा जाता है लीवर सिरोसिस या यकृत क्षय रोग। अब इसके मैं सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बता रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर में जो आपका यकृत होता है ना, ये दो प्रमुख प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, डबल स्टार लगा लो इसको। दो प्रमुख प्रोटीन का निर्माण करता है। वो दो प्रमुख प्रोटीन कौन से हैं? पहला प्रोटीन आपको याद रखना है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन याद रखना है। और दूसरा प्रोटीन जो आपको याद रखना है उसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन, या इसको हेपरिन प्रोटीन भी कहा जाता है, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो। ठीक है,
तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन दोनों यकृत में बनते हैं। दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, दोनों का महत्वपूर्ण कार्य है। फाइब्रिनोजन का जो मेन कार्य होता है, ये मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके शरीर में चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ से एक समय के बाद ऑटोमेटिक खून बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी है वो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब ऐसा नहीं है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए केवल फाइब्रिनोजन प्रोटीन ही उत्तरदायी है। रक्त का थक्का जमाने के लिए ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स भी उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इसका नाम मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसको हम रक्त वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो यकृत से जो रिलेटेड है उसी को याद रखिए कि फाइब्रिनोजन, फाइबर वर्ड से याद रखना, फाइबर वर्ड से फाइब्रिनोजन याद रखना कि यहाँ पे वो ब्लड में जो है वो फाइबर डाल के उसको क्लॉट कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है, और इससे हमारे शरीर से अत्यधिक रक्त स्त्राव जो है वो आपका रुक जाता है। ठीक है। अब मान लो किसी के शरीर में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा और वो आदमी जो है आपका कोई सीरियस जो है आपके इंजरी वगैरह होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ब्लड लॉस से उसकी डेथ तक हो सकती है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का मेन काम क्या होता है कि रक्त का थक्का बनाने में यह सहायक होता है। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है शरीर के बाहर चोट वोट लगने पर। अगर अब ऐसा थोड़ी है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन हावी हो जाएगा तो भाई अंदर जो है आपका नसों में, धमनियों में, सिराओं में जो खून बह रहा है वो जम जाएगा। ठीक है। हार्ट का ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वैसे में तो आपका हार्ट अटैक से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये शरीर के भीतर काम नहीं करता है, जब रक्त बाहर जो है संपर्क में आता है उस समय ये फाइब्रिनोजन वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है। हमारे शरीर के भीतर ब्लड क्लॉट ना हो, हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का ना जमे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हिपेरिन प्रोटीन। तो हिपेरिन प्रोटीन के बारे में याद रखना है कि शरीर के भीतर जो रक्त वाहिनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, शरीर के भीतर रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है। तो ये ब्लड को डाइल्यूट करके रखता है। ठीक। तो दोनों का जस्ट ऑपोजिट काम है भाई। ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करता है जबकि हिपेरिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग जगह है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, जबकि हिपेरिन प्रोटीन शरीर के भीतर जो रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकता है। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता ये जो हिपेरिन प्रोटीन है ना, इसी से मिलता जुलता एक प्रोटीन होता है हिरुडीन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन से मिलता जुलता एक प्रोटीन होता है हिरुडीन नामक प्रोटीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हिरुडीन प्रोटीन लीच या जोंक में पाया जाता है। लीच या जोंक जानते हैं ना, जो खून चूसता है, उसमें पाया जाता है। भले ही हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हिपेरिन प्रोटीन आया है तो इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, इसको यकृत बनाता है। इसी का उल्टा हिपेरिन जो रक्त का थक्का बनने नहीं देता रक्त वाहिनियों में, उसका निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है। अब मैं बताया कि हिपेरिन प्रोटीन से मिलता जुलता कौन सा प्रोटीन है? हिरुडिन, जो कि मिलता है जोंक में। तो चलो हम जोंक की ओर आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, हो सकता है कई लोग इस चित्र को देख ही ना पाए, उनके शरीर में जो है आपका गुरगुराहट सी आ जाएगी। तो ये है लीच, ये है आपका लीच, ये आपका जोंक। ठीक है। तो लीच जो जोंक होता है, इसका जो ये माउथ वाला हिस्सा होता है जिससे ये ब्लड सक करने का काम करता है, रक्त चूसने का काम करता है। तो जब ये मानव शरीर को काटता है यहाँ पे, तो काटता है तो यहाँ से ब्लड निकलेगा ना, ब्लड निकलेगा तो यहाँ पे तो कायदे से काम करना चाहिए क्या? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन काम करना चाहिए
और यहाँ पे रक्त का क्या बनना चाहिए, थक्का। लेकिन अगर रक्त का थक्का बन जाएगा तो ये जोंक जो है ये तो रक्त नहीं चूस पाएगा ना। तो जोंक के पास फाइब्रिनोजेन का ऑपोजिट हथियार होना चाहिए। तो फाइब्रिनोजेन का ऑपोजिट तो हिपेरिन है, लेकिन वो तो मानवों में पाया जाता है। तो इसके पास हिपेरिन जैसा ही एक प्रोटीन होता है जो जोंक के लार से निकलता है। उस प्रोटीन को हिरुडीन प्रोटीन कहते हैं। जोंक के लार में हिरुडीन प्रोटीन होता है। जब ये जोंक काटता है तो ये हिरुडीन प्रोटीन उसके लार से कंटिन्यूअस निकलते रहता है, जिसके चलते रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता और ये आसानी से आपका जो है रक्त चूस लेता है। ठीक है। हिरुडीन प्रोटीन मिलता जुलता नाम है इसके वैज्ञानिक नाम से। जोंक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है हिरुडो मेडिसिनेलिस। ये नहीं पूछेगा जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हिरुडो मेडिसिनेलिस। तो हिरुडो वर्ड से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि इसमें निकलने वाला जो आपका प्रोटीन है वो होता है हिरुडीन प्रोटीन, जो सेम फंक्शन करता है मनुष्य के हिपेरिन प्रोटीन के जैसे। तो याद हो जाएगा फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन दोनों के दोनों आपका इसका निर्माण किसमें होता है, यकृत में होता है। ठीक है। बस इतनी बातें आपको यकृत को लेकर के याद रखनी है। क्या क्या मैंने बताया एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम अगले पाचक ग्रंथि अग्नाशय की ओर बढ़ेंगे। यकृत शरीर के दाएं भाग में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो है इसको कहते हैं। यह 3 पालियों में बटा होता है, ट्राइलोब्ड होता है, पित्त रस का निर्माण करता है जो कि यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में जाकर के संचित होता है। फिर मैंने बताया कि यकृत जो होता है वो यूरिया का निर्माण करता है। प्रोटीन अपघटन में अमोनिया बनता है जिसको यकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में तब्दील कर देता है। यूरिया का चलन वृक्क करता है। इसके बाद मैंने बताया ये ग्लाइकोजन का भी निर्माण करता है। एक्सेस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में दोबारा ग्लूकोज में टूट करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही अत्यधिक शराब पीने से यकृत क्षय रोग या लीवर सिरोसिस होता है। उसके बाद मैंने बताया कि यकृत 2 प्रमुख प्रोटीन का निर्माण करता है, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन और एक हिपेरिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है, जबकि हिपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनने नहीं देता, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक्टिव होता है शरीर के बाहर, हिपेरिन प्रोटीन एक्टिव रहता है शरीर के भीतर रक्त वाहिनियों में। अब हम अगले पाचक ग्रंथि की ओर बढ़ते हैं जो कि है पैनक्रियाज या फिर आपका अग्नाशय। ठीक है। तो चित्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अंगूर के गुच्छे के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, जो कि मानव शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। इसी को कहा जाता है पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है। तो पैनक्रियाज या अग्नाशय कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। गुच्छेनुमा संरचना होती है, जैसे कोई डॉट 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 बबल बने हुए हों, या फिर अंगूर का जो आपका जैसे गुच्छा होता है ना, वैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो अंगूर के गुच्छे के समान संरचना है, इस चीज को याद रख लो। दूसरा, ये जो है जैसा कि मैंने बताया कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है क्या, आपका पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है। अब जैसा हमने यकृत के बारे में बहुत सारे चीजों को समझा है, देखा है, वैसे ही आपको पैनक्रियाज के बारे में भी याद रखना है। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। उत्तर लेना है आपको अग्नाशय। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है। मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जिसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं,
प्लस इसमें बहिस्त्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ऑर्गन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको एक दूसरे इमेज में समझा रहा हूँ। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कहा जाता है, इसकी खासियत होती है कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, डक्टलेस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और इनमें से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, इनमें से हार्मोन का स्त्रावण होता है, इनमें से हार्मोन जो है वो आपका निकलता है। क्या है मैं अभी समझाऊंगा डिटेल में। उसके बाद एक ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, डक्टेड ग्लैंड होते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां डक्टेड ग्लैंड होते हैं। और ये एंजाइम का सेक्रेशन करती हैं, एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, यहां से एंजाइम बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है बेटा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं। मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, नलिका विहीन भी ग्रंथि है बोल सकते हो, नलिका युक्त भी है। अर्थात अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है मानव शरीर में जिससे हार्मोन का भी स्त्रावण होता है, जिससे एंजाइम का भी स्त्रावण होता है। तो इससे निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन है वो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनते हैं, इससे निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम है वो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा माजरा है क्या, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, नलिका युक्त, नलिका विहीन, इसको थोड़ा पहले समझ लो, ठीक है। तो एक बार समझ लोगे तो इसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। देखो पहले तो मैं आपको दो महारथियों से परिचय आपको करा देता हूं। एक है हार्मोन और दूसरा है एंजाइम, ठीक है। दोनों का काम क्या होता है? उकसाना। दोनों का काम क्या होता है? उद्दीप्त करना। किसी भी कार्य को करने के लिए मानव शरीर के जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, जो उत्तरदायी अंग हैं, उनको उस चीज को करने के लिए प्रेरित करना या उद्दीप्त करना, ठीक है, या स्टिमुलेट करने का काम किसका होता है? हार्मोन या एंजाइम का होता है। अब देखो दोनों का काम तो वही है, किसी भी चीज को स्टिमुलेट करना, उद्दीप्त करना, ठीक। लेकिन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? ठीक, आपके समझने के लिए ये सारी कहानी मैं बता रहा हूं ना। इन दोनों में ज्यादा पावरफुल होता है हार्मोन। तो हार्मोन को चलो हम ताज पहना देते हैं, हार्मोन ज्यादा पावरफुल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्मोन कैसे ज्यादा पावरफुल होता है। देखो हार्मोन की खासियत क्या होती है कि हार्मोन को जिस भी अंग में कोई भी काम करवाना रहता है, जिस भी अंग से कोई भी कार्य करवाना रहता है, हार्मोन को उस अंग तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती। वायरलेस है हार्मोन, शक्तिशाली है। मतलब वो दिमाग में रहेगा और किडनी से काम करवाएगा, दिमाग में रहेगा और आपका यकृत से काम करवाएगा, दिमाग में रहेगा हार्ट से काम करवाएगा, ठीक है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मतलब जो टारगेटेड ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन को पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती। तो मान लो कोई ग्रंथि है, ये मान लो कोई ग्रंथि है, ठीक है। इस ग्रंथि से क्या निकल रहा है भाई? हार्मोन निकल रहा है। तो मैंने कहा हार्मोन को टारगेट अंग तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हार्मोन को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। हार्मोन जो है वो भीतर की ओर स्त्रावित होता है, ठीक है, अंदर की ओर स्त्रावित होता है। इसीलिए जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि हार्मोन का जो स्त्राव है, हार्मोन का जो सेक्रेशन है,
वो भीतर की ओर होता है। भीतर की ओर इसलिए होता है क्योंकि इसको बाहर जाने की, उस टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है तो इस ग्रंथि को किसी प्रकार की नलिका की भी आवश्यकता नहीं है। भाई नलिका की आवश्यकता किसको होगी? जिसको बाहर जाना रहेगा। इसको तो बाहर जाना है ही नहीं, इसीलिए हार्मोन जिस ग्रंथि से निकलता है वो नलिका विहीन ग्रंथि होती है। कनेक्ट कर करके याद कर डालोगे। डक्टलेस ऑर्गन होते हैं। समझ में आया हार्मोन के बारे में कि हार्मोन जो होते हैं टारगेट ऑर्गन में बिना पहुंचे भी उस अंग को उद्दीप्त करके उससे कार्य करवा सकते हैं। इसीलिए हार्मोन को संबंधित अंग तक पहुंचने के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये जिस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं उसमें नलिका नहीं पाई जाती, अर्थात ये नलिका विहीन ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। ठीक है, अंदर की ओर स्त्रावित होते हैं, इसीलिए इनको अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो अब आप नहीं भूलोगे हार्मोन किससे निकलते हैं। ऑप्शन ए अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी बहिस्त्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक लगाओगे हार्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं या हार्मोन नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। जबकि जो एंजाइम होता है वो हार्मोन की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली होता है। एंजाइम को टारगेट ऑर्गन में पहुंचकर वहां से वो कार्य करवाते हैं। इसीलिए एंजाइम को संबंधित अंग में पहुंचने के लिए नलिका की आवश्यकता होती है। मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूं। एक और ऑर्गन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑर्गन में एंजाइम बन रहा है मान, तो मैंने कहा एंजाइम थोड़े कम शक्तिशाली हैं। उनको जिस अंग से काम करवाना है उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना पड़ेगा। मान लो ये टारगेट अंग है, टारगेट ऑर्गन है, जहां भी पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए किसकी चाहिए आवश्यकता? नलिका की आवश्यकता चाहिए। मतलब एंजाइम किस प्रकार की ग्रंथियों से निकलेंगे? नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलेंगे, क्योंकि इनको बाहर निकलना पड़ता है ना उस अंग में जाने के लिए। मतलब एंजाइम का स्त्राव बाहर की ओर होता है, इसीलिए इस ग्रंथि को बहिस्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है। बहिस्त्रावी ग्रंथि, एंजाइम बाहर की ओर निकलते हैं, इनका स्त्राव बाहर की ओर होता है और इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना रहता है। उसके लिए बाहर की ओर ये नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं, तो ये नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलते हैं। तो एंजाइम किस प्रकार की ग्रंथियों से निकलते हैं? तो एंजाइम बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं या नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलते हैं। ये केवल एक बोल सकते हो प्रतीकात्मक चित्र है आपको समझाने के लिए। याद रखेंगे हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं या नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं, जबकि एंजाइम जो होते हैं वो बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं या नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ऐसा लिखा हुआ बुक में भी मिल जाएगा, परंतु वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं भाई। अंदर की ओर जो स्त्राव होता है जिसमें नलिका नहीं होती है, वहां से निकलने वाला स्त्राव हार्मोन है। और उस ग्रंथि को जहां से वो हार्मोन निकल रहा है उसको अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाहर की ओर स्त्राव हो रहा है और नलिका युक्त ग्रंथि है, तो वहां से एंजाइम निकलता है, तो एंजाइम बहिस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। ये एक अलग प्रकार की ग्रंथि होती है। लेकिन मैंने कहा मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि के भी गुण पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये, नलिका युक्त भी ग्रंथि है, नलिका विहीन भी ग्रंथि है। मतलब अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। समझ गए? अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। पहले हम हार्मोन के बारे में देख लेते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि अग्नाशय में ये जो ऐसे आपका फोड़े नुमा संरचना है, बबल नुमा संरचना है, एक प्रकार के ये आइलैंड जैसे जो है वो दिखते हैं। इनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इनको
लैंगरहैंस के द्वीप, है ना। लैंगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर लेना है अग्नाशय। अब ये जो बाहरी सतह है उभरा हुआ, उसी को लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इस लैंगरहैंस के द्वीप में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, इन तीनों कोशिका से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और तीनों का अलग अलग प्रकार का फंक्शन है, कार्य है। ठीक है, इसको मैं लिख के आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि अग्नाशय में क्या पाए जाते हैं? अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। बाहरी जो उभरा हुआ आवरण है ना, उसको लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। अब मैंने बताया कि इस लैंगरहैंस के द्वीप में 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। ठीक है, अब इन तीनों प्रकार की कोशिका से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा सेल होता है, अल्फा कोशिका होती है, ठीक है, इस अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। जो बीटा कोशिका होती है, इससे एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी से नहीं बनेगा, बाकी से भी बनेगा, लेकिन ज्यादातर यहीं से पूछा गया है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और जो गामा सेल होता है उससे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन किससे निकलता है, ये प्रश्न भी बना है। इंसुलिन हार्मोन से ये प्रश्न पूछ चुका है कि इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है। अल्फा, बीटा, गामा। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से निकलता है। अल्फा से क्या? ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन और गामा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन है तो कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे। एक एक के कार्य हम देखें तो पहले मैं आपको काम बता रहा हूं अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकेगॉन हार्मोन का। ठीक है, ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये क्या करता है कि आपात परिस्थितियों में, भूख के समय, उपवास वगैरह के समय, मानव शरीर में संचित जो भोज्य पदार्थ रहता है ग्लाइकोजन, मानव शरीर में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन। इसको ये तोड़ करके कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो भूख या आपातकालीन परिस्थितियों में, फास्ट उपवास के समय शरीर को ऊर्जा देने के लिए जो संचित भोज्य पदार्थ होता है मानवों में ग्लाइकोजन, उसको तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज में। कुछ देर पहले यकृत पढ़ाने के दौरान बताया था ना कि यकृत में ग्लाइकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, और उस समय बताया भी था कि ग्लाइकोजन आपात परिस्थितियों में टूटता है ग्लूकोज में, लेकिन अपने आप नहीं टूटता। मानव शरीर को जब ये फील होगा कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, आपात परिस्थिति है, तो उस समय ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलेगा जो आदेशित करेगा, उस आदेश के तहत ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में और मानव शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो कि बीटा सेल से निकलता है, इसका जस्ट उल्टा कार्य है ग्लूकेगॉन हार्मोन की तुलना में। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि मानव शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, इस अतिरिक्त ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जो कि संचित होता है यकृत में जाकर के। एक्सेस ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन हार्मोन, और यही ग्लाइकोजन संचित रहता है यकृत में। जब मानव शरीर को आवश्यकता होती है आपातकालीन परिस्थितियों में, तो ग्लूकेगॉन निकलता है, ये उल्टा काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में।
मीन्स ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे के ऑपोजिट हार्मोन है। अब इसमें से इंसुलिन हार्मोन से ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए हैं। अब होगा क्या कि मान लो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, या पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, या जो बन रहा है वो प्रभावी नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तो क्या होगा उससे? मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, किसमें? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर का एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे मनुष्य के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, मनुष्य के ब्लड में शुगर या शर्करा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और यही रोग कहलाता है डायबिटीज रोग। ठीक है, मधुमेह रोग, शक्कर बीमारी, शुगर डिसीज जिसको कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो याद रखेंगे, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मतलब डायबिटीज रोग होता है। समझ में आ गया क्यों? अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनके शरीर में भाई इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो वो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ताकि उनके शरीर का एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो पाए, किसमें? ग्लाइकोजन में। याद रहेगा, इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से निकलता है, ये मानव शरीर में एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाता ग्लाइकोजन में, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसको मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग जो है वो आपका कहा जाता है। अगला सेल है आपका गामा सेल। गामा सेल से निकल रहा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम क्या है? ये जो है भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। भोजन के स्वांगीकरण के अवधि को बढ़ा देता है, मतलब जो एसिमिलेशन पीरियड होता है, जो एसिमिलेशन पीरियड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। अब ये मत बोलना सर एसिमिलेशन पीरियड क्या होता है हमको नहीं पता, या एसिमिलेशन क्या है हमको नहीं पता, स्वांगीकरण क्या है हमको नहीं पता। अगर नहीं पता तो आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं। मैंने पाचन की शुरुआत में ही आपको बताया था कि पाचन के जो है वो 5 चरण होते हैं। पहला होता है इंगेशन, जिसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण। फिर होता है डाइजेशन, जिसको कहते हैं पाचन। फिर तीसरा जो आपका चरण होता है उसको एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। चौथा जो चरण होता है उसको कहा जाता है स्वांगीकरण। पांचवें चरण को डिफेकेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मल परित्याग। सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो आपका पोषक पदार्थ जो होते हैं, जो शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, तो ये पोषक पदार्थ जो शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो इस अवधि को बढ़ाना। ठीक है, जो आपका पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाने हैं शरीर के द्वारा, अवशोषित जो आपके पोषक पदार्थ होते हैं, इसकी अवधि को जो आपके बढ़ाते हैं उसको कहा जाता है कि आपका स्वांगीकरण या एसिमिलेशन पीरियड। ये पोषक पदार्थ किसके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं? शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो अवधि होती है ना, शरीर के द्वारा पोषक पदार्थों को उपयोग में लाने की अवधि, इस अवधि को बढ़ाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन पीरियड कहलाता है। इस एसिमिलेशन पीरियड को बढ़ाने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि निकलता है गामा सेल से। क्लियर है? ठीक है, तो आप देख लो इसमें कि जो हमारा अग्नाशय होता है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के जो है वो आपके द्वीप पाए जाते हैं, और इससे 3 प्रकार के जो है, इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, कब? भूख आपात परिस्थितियों में, उपवास के समय आदि में। इससे जस्ट ऑपोजिट काम करता है इंसुलिन हार्मोन। ये मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इसी कमी से डायबिटीज रोग होता है।
जबकि जो बीटा सेल से निकलने वाला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये भोजन के एसिमिलेशन पीरियड को बढ़ाता है। भोजन की जो आपकी स्वांगीकरण की अवधि होती है उसको क्या कर देता है, ये आपका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने ये बताया है कि जो आपका अग्नाशय है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हार्मोन निकलता है इससे, तो निकलने वाले हार्मोन तो हम पढ़ लिए। अब चूंकि बहिस्रावी ग्रंथि है तो इससे एंजाइम भी निकलता है, तो अब हम एंजाइम देख लेते हैं। ठीक है, कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम आप याद रखना। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये 3 प्रकार के एंजाइम याद रखना। ठीक, मैं नीचे से शुरुआत करता हूं। लाइपेज, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। लाइपेज एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया है आमाशय पढ़ाने के दौरान, कि आमाशय से लाइपेज निकलता है और ये लाइपेज लिपिड एवं वसा का पाचन करता है। ठीक है, और उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान ये मैंने आपको बताया था कि लाइपेज जो है वो अमाशय से भी निकलता है और लाइपेज हम जो पढ़ रहे हैं अभी अग्नाशय से भी निकलता है। तो अग्नाशय से जो निकलने वाला लाइपेज है उसको अग्नाशयी लाइपेज कहते हैं। ठीक है, लाइपेज चाहे कोई भी हो बेटा, चाहे वो अमाशय से निकलने वाला लाइपेज हो, चाहे वो आपका अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज हो, इसका फंक्शन वही है, लिपिड एवं वसा का पाचन करना। ठीक है, एमाइलेज, एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। एमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन देखो अमाशय में मैं आपको 3 एंजाइम बताया था बेटा। अमाशय में एक आपको बताया था मैं पेप्सिन, एक रेनिन और एक लाइपेज। याद आया आपको, रिकॉल कर लो, पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो पेप्सिन के बारे में बताया था कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन के बारे में मैंने बताया था कि रेनिन जो है वो दूध के प्रोटीन कैसिनोजन को कन्वर्ट करता है कैसिन में। और लाइपेज के बारे में बताया था कि लाइपेज लिपिड और वसा का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन को आप थोड़ा सा समानता रखो किससे, पेप्सिन से। जो ट्रिप्सिन होता है ये भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय से निकलने वाले 3 प्रमुख हार्मोन आप याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज वही आपका लिपिड और वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो अग्नाशय के बारे में क्या क्या याद रखोगे, एक क्विक रिवीजन में करा देता हूं, फिर हमारा अग्नाशय भी समाप्त हो जाएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। दूसरा गुण मैंने बताया कि मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह नलिका युक्त, नलिका विहीन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अर्थात यहां से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। हार्मोन में मैंने 3 प्रकार के हार्मोन आपको बताया, ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल से निकलता है, इंसुलिन जो कि बीटा सेल से निकलता है और सोमेटोस्टेटिन जो कि गामा सेल से निकलता है। 3 एंजाइम हमने देखे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो लिपिड और वसा का पाचन करता है। इस क्लास के साथ ही हमारा जो पाचन तंत्र वाला आपका श्रृंखला है वो यहीं पे क्या होता है, आपका समाप्त होता है। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने आपका अध्ययन कर लिया। इससे बाहर से यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके नहीं बन सकते हैं। आगामी जो हमारा एमसीक्यू होगा जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन रखूंगा, उसमें मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपका पूछने वाला हूं। तो इस क्लास को अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है
वहाँ पे अपना नाम लिख करके हमको व्हाट्सअप करिए और बैच से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको हर क्लासेस के पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो छात्र मुझसे जीएस वगैरह के क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो स्पेशल प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस छत्तीसगढ़ कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीएस का पैकेज बहुत ही नॉमिनल फी पे 2,990 रुपये में जो है वो आपका अवेलेबल है। हमारी केवल छत्तीसगढ़ की जो आपकी फ़ी होती है वो 2,990 रुपये होती है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इतने ही फ़ी में जो है इसमें इंडियन ज्योग्राफी को भी जो है वो आपका ऐड किया गया है। और सेम इसमें छत्तीसगढ़ की इंडियन ज्योग्राफी की वही क्लास आपको मिलेगी जो पीएससी और व्यापम में जो है वो आपका दी जाती है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सारे लेक्चर जो है वो कंप्लीटेड हैं। कंप्लीट जो आपके लेक्चर हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस उसका पीडीएफ नोट्स आपको एडमिशन लेने के साथ ही एक साथ मिल जाएगा। और इस बैच की वैलिडिटी आपके एडमिशन डेट से अगले 6 महीने तक रहेगी, अर्थात 6 महीने तक आप क्लासेस को कितनी बार भी किसी भी क्लासेस को जब चाहें जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस पेड क्लासेस की जानकारी के लिए आप 7470960094 पर व्हाट्सअप करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखेंगे ये केवल पेड क्लासेस के लिए यहाँ पे मैसेज करें, फ्री क्लासेस के लिए जो स्क्रीन के नीचे नंबर है वहाँ पे मैसेज करें। इसके अलावा एकेडमी के द्वारा बहुत से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपका रन किए जाते हैं। सीजीपीएससी प्री के लिए, व्यापम के लिए, एडीओ के लिए, छात्रावास के लिए ढेर सारे कोर्स हैं। आप अगर पेड क्लासेस के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो यही जो आपका नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। कोशिश करें व्हाट्सअप ही करें, क्योंकि ढेर सारे कॉल आते रहते हैं, सभी कॉल पिकअप नहीं हो पाता है। व्हाट्सअप करेंगे तो एकेडमी मैनेजर द्वारा आपके सारे क्वेरीज के जवाब यहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।